आज सबसे पहले हम आपके साथ एक बहुत खास बात करना चाहते हैं, आपसे एक अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आज से हम आपके लिए, इस देश के लिए एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। आज से हम भारत और भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है मेरा स्वाभिमान। संविधान ने देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया है। मौलिक अधिकारों में तो ये सबसे पहले आता है कि ये जो समानता है ये देश के हर व्यक्ति को दी जाएगी। हर नागरिक का ये अधिकार है समानता का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 14 आपको बताता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। इसके अनुसार हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है, किसी भी नागरिक को विशेष दर्जा हासिल नहीं है, सबको कानून का एक समान संरक्षण मिलेगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाओं ने हमारे देश का, आप सबका ध्यान खींचा है जहां व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार तार तार हो गया। लेकिन अब समय आ गया है कि सोच को बदला जाए। ये जो मुहिम है जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान, ऐसे ही सोच को बदलने के लिए है और इस अभियान को शुरू भले ही हम आज कर रहे हैं, लेकिन इस अभियान को जो गति देनी है वो आपको देनी है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, एक मेन स्ट्रीम मीडिया होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि हम आपको आज रात के 9 बजे के शो में सबसे पहली खबर इस अभियान के बारे में बता रहे हैं। अपना एयर टाइम, अपनी शक्ति, अपनी ताकत सब कुछ इसमें लगा रहे हैं ताकि हमारे देश के 80 करोड़ ऐसे जो लोग हैं, जो परिश्रमी हैं, ईमानदार हैं, जिनका सम्मान होना चाहिए, उन्हें उनका स्वाभिमान वापस मिले। लेकिन यह मुहिम तब तक सफल नहीं होगी जब तक हमारे देश के लोग हमारे साथ इस अभियान में शामिल नहीं होंगे। इसलिए अगर आप भी मानते हैं कि ईमानदारी से काम करने वाले हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का पूरा अधिकार है, तो आज आप इसी समय से इस अभियान के साथ जुड़िए, इसका हिस्सा बनिए और यह सबसे आवश्यक है कि आप अपनी सोच को आज से, अभी से बदलने की कोशिश करें। इस अभियान से आप सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं और यह आज हमारी आपसे अपील है कि आपको जुड़ना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपके साथ या आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसमें आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो आप उसके बारे में एक वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। आप अपनी कहानी इस वीडियो में हमें सुना सकते हैं और अब से आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई होगी। अब ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको अपनी उस सीरीज का दूसरा हिस्सा दिखाएंगे जिस पर हमें आप सबका जबरदस्त समर्थन मिला है और मुझे तो लगता है कि आपने व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आपको याद होगा 30 सितंबर यानी शुक्रवार को हमने गुजरात और मध्य प्रदेश के गरबा पंडालों से आपको एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी जो कई लोगों को पसंद नहीं आई थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को पसंद आई थी क्योंकि ये उनके दिल की बात थी। हमने उस दिन आपको बताया था कि कैसे मुस्लिम लड़के इन गरबा पंडालों में अपना नाम बदलकर हिस्सा ले रहे हैं, जिसे लेकर विवाद हो रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले ट्विटर पर इस विश्लेषण के वीडियो को सिर्फ 72 घंटों में 23 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और शायद यह अपने आप में एक नया कीर्तिमान है और यह सब हुआ है आपके समर्थन की वजह से। लेकिन मकसद यह नहीं है कि इस कारण हम सिर्फ व्यूअरशिप लेना चाहते हैं। मकसद यह है कि हम समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं। आज हम अपनी इस सीरीज का दूसरा भाग आपको दिखाएंगे जिसमें आपको यह पता चलेगा कि इस पूरे मुद्दे ने कैसे एक सांप्रदायिक रंग ले लिया और इसी को हमें रोकना है कि यह मुद्दा सांप्रदायिक रंग ना ले। एक लाइन में कहें तो गरबा कार्यक्रमों का आयोजन एक निजी कार्यक्रम की तरह है और इसमें शामिल होना इन मुस्लिम लड़कों का संवैधानिक अधिकार नहीं है और ये लड़के तभी इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं, जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, गाने गा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं जब इन्हें इन कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली समितियों से इजाजत मिले और वो इन्हें बाकायदा आमंत्रित करें कि आप आइए, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, जैसा कि कुछ वर्ष पहले तक होता भी रहा है हमारे देश में। दूसरी बात,
वो ये है कि भारत का संविधान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों के तहत कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहता है तो इसे उसका पूरा अधिकार है और कोई भी व्यक्ति इसमें दखल नहीं डाल सकता, खलल नहीं डाल सकता। और गरबा भी एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान ही होता है जिसमें नवरात्रि के दौरान पूजा से पहले हिंदू देवियों को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। इसलिए जो मुस्लिम लड़के इन कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं उन्हें ये बात समझनी होगी और ये बात बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु भी आज साफ साफ कह रहे हैं। ज्यादा तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि हर जगह एक जैसा माहौल नहीं है, लेकिन एक और बात समझने की क्या है, वो ये कि जहां पर कोई समस्या नहीं है वहां वाकई कोई समस्या नहीं है। जहां पर इन दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे को खुले मन से उनके धर्म, उनके त्योहारों को मनाने की इजाजत देते हैं और बीच में जरूरत से ज्यादा नहीं पड़ते हैं, यानी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वहां पर कोई समस्या नहीं है, जैसा कि आपने अभी कुछ जगहों पर देख लिया। लेकिन जहां पर शिकायतें आती हैं, जहां पर कानून अपने हाथ में ले लिया जाता है, जहां पर एक खास समुदाय के लोग दूसरी जगह पर जाकर कोई परेशानी खड़े करते हैं किसी के लिए, वो एक बड़ी बात होती है। कल्पना कीजिए आज अगर हमारे देश में गंगा नदी विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। इस नदी पर निर्भर भारत के 40 करोड़ लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उत्तराखंड में जिस हिमालय क्षेत्र से गंगा नदी बहती है वहां ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और इससे जो तबाही होगी उसका अनुमान भी लगाना मुश्किल हो सकता है। ये बातें आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नई रिपोर्ट में गंगा नदी के अस्तित्व को लेकर चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस गंगोत्री ग्लेशियर को गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है वो पिछले 87 वर्षों से 1700 मीटर तक पिघल चुका है। वर्ष 1935 से 1996 के बीच ये ग्लेशियर हर साल औसतन 20 मीटर और फिर 1996 के बाद से ये लगातार हर साल औसतन 38 मीटर तक पिघल रहा है। और अगर इसके पिघलने की रफ्तार यही रही तो उत्तराखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों के भी करोड़ों लोगों के जीवन पर एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 30.2 किलोमीटर लंबा और 0.5 से 2.5 किलोमीटर तक चौड़ा है। हालांकि भारत सरकार के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में यह ग्लेशियर 0.23 वर्ग किलोमीटर तक सिकुड़ चुका है और पीछे भी खिसक चुका है। इन तस्वीरों में आप जो हरे रंग की रेखा देख रहे हैं, पहले यह ग्लेशियर वहां तक हुआ करता था, लेकिन अब यह सिकुड़कर लाल रंग की रेखा तक पहुंच चुका है। यहां इस तस्वीर में आप देख पाएंगे, यानी अपने मूल स्थान से यह ग्लेशियर काफी पीछे की तरफ खिसक चुका है। आज यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर यह ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल क्यों रहा है। तो इसका पहला बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन, जिसके बारे में आजकल आपको लगातार सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जिसे हम क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं अंग्रेजी में। लगातार बढ़ता तापमान और कम बर्फबारी की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और जलवायु परिवर्तन का सीधा असर हिमालय के इन बड़े बड़े ग्लेशियर्स पर अब पड़ रहा है। दूसरा कारण यह मुद्दा पर्यटन और पर्यावरण के बीच छिड़े एक युद्ध का भी है। पिछले कुछ वर्षों में गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास पर्यटन बहुत बढ़ गया है, जिससे गंगोत्री से लेकर गोमुख के 18 किलोमीटर के रास्ते में कई नई दुकानें बन गई हैं और इस क्षेत्र में पर्यटकों और पर्वतारोहियों की संख्या अब हर साल बढ़ रही है। अब हम आपके लिए भारतीय आसमान से आई 45 मिनट की भयंकर अशांति का एक विश्लेषण करेंगे। आज ईरान से चीन की तरफ जा रहे एक यात्री विमान में बम की खबर मिलने से करीब 45 मिनट तक लगातार हड़कंप मचा रहा। विमान जिस वक्त भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहा था, उसी समय विमान में बम होने की खबर आई। तेहरान से उड़ान भरने वाले महान एयरलाइंस के इस विमान में बम होने के बारे में लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जानकारी सबसे पहले दी। अब आपको यह बताते हैं कि एयर स्क्रैम्बलिंग क्या होती है। वायुसेना के शब्दकोश में स्क्रैम्बलिंग का मतलब आपातकालीन परिस्थिति में लड़ाकू विमानों की तैनाती और उसके उड़ान भरकर एक्शन में आने की क्षमता के बारे में कहा जाता है। सूचना मिलने के कितने वक्त में कोई सेना अपने विमानों को मोर्चे पर तैनात कर देती है, यह उसका स्क्रैम्बल टाइम होता है। स्वाभाविक है कि जिसका जितना कम स्क्रैम्बल टाइम होता है, उस वायुसेना की क्षमता को उतना ही ज्यादा माना जाता है, यानी उसका जो रिएक्शन टाइम है वो कितना कम है। सेना की उड़ानों में एयर स्क्रैम्बलिंग का मतलब सैन्य विमानों को जल्दी से जुटाने का काम है।
आमतौर पर शत्रु के विमान, यानी जिसे अंग्रेजी में हम हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट कहते हैं, उन्हें रोकने के लिए तत्काल खतरे का जवाब देना ही एयर स्क्रैम्बलिंग कहलाता है। सबसे पहले एयर स्क्रैम्बलिंग शब्द का इस्तेमाल ब्रिटेन की लड़ाई के दौरान किया गया था, जब रॉयल एयरफोर्स के पायलट और उनके जो फाइटर जेट्स जो उनके पायलट्स थे वो उड़ान भरने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ये विमान दुश्मन के वायुसेना का पता लगाने और उसकी निगरानी का काम किया करते थे। इसमें एयरफोर्स के विमानों को जल्दी से जल्दी उड़ान भरनी होती है, यानी केवल 4 से 5 मिनट में आकाश में उन्हें पहुंचना होता है। पायलट कुछ ही पलों में अपना जी सूट पहनते हैं। इसके बाद फोन की घंटी और सायरन बजते ही पायलट्स तैयार हो जाते हैं और एयरक्राफ्ट की तरफ तेजी से दौड़ते हैं। अगला कदम कॉकपिट जाकर इंजन स्टार्ट करना होता है और संकेत मिलते ही ये उड़ान भर लेते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2008 में सरकार ने एक एंटी हाईजैक कमेटी का गठन किया था, जिसमें वायुसेना के अधिकारियों से लेकर RAW और IB जैसी एजेंसियों के अधिकारी होते थे। इस कमेटी का एक विंग हमेशा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक्टिव रहता है और ऐसी कोई भी सूचना मिलते ही ये एक्शन प्लान बनाती है। आज भी एयर स्क्रैम्बलिंग का फैसला इसी कमेटी ने लिया था। भारतीय वायुसेना के विमानों ने भी ईरान के विमान को घेरते वक्त उससे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP के तहत सुरक्षित दूरी बनाकर रखी। हालांकि ईरानी विमान ने सुखोई की चेतावनी के अनुसार भारतीय हवाई क्षेत्र को छोड़ दिया था। विमान बाद में चीन के एक और शहर में जाकर लैंड हुआ और ये जो बम की खबर थी ये अफवाह निकली। और अब आखिर में हम राहुल गांधी की एक वो तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिसमें वो बारिश में भीगते हुए अपना भाषण दे रहे हैं। इस वीडियो और फोटो की चर्चा सब जगह हो रही है। ये तस्वीरें कर्नाटक के मैसूर से आई हैं, जहां राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक सभा को संबोधित करना था। इस दौरान जब वो भाषण देने के लिए मंच पर आए तब अचानक बारिश शुरू हो गई और सबको यही लगा कि अब राहुल गांधी वापस लौट जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए और राहुल गांधी ने बारिश के दौरान बारिश में भीगते हुए ही ये अपना भाषण दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि चाहे गर्मी पड़े, तूफान आ जाए, ठंड हो या ये मौसम उनकी कैसी भी परीक्षा ले, वो रुकेंगे नहीं। अब बहुत सारे लोग राहुल गांधी की इस तस्वीर की तुलना शरद पवार की एक पुरानी तस्वीर से कर रहे हैं, जब 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए इसी तरह एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी बारिश में भीगते हुए ऐसे ही भाषण दिया था। और ऐसा माना जाता है कि शरद पवार की इन तस्वीरों ने वोटर्स के मन में उनके प्रति बड़ी सहानुभूति पैदा कर दी। वोटर्स को लगा कि देखिए, इस बुढ़ापे में, इस उम्र में भी शरद पवार बारिश में खड़े होकर वोट मांग रहे हैं और उसके बाद वोटर्स ने उन्हें अपना वोट दे दिया और कांग्रेस पार्टी को भी इससे बड़ा फायदा होगा।